मैं डॉक्टर रमेश जोशी, राजस्थान के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर तरुण राघव सर से आज न्यूरोलॉजी से संबंधित कुछ आम जनता के जो प्रश्न रहते हैं उनके बारे में बात करूंगा। ये जो बच्चे देरी से बोलना शुरू करते हैं उनमें क्या न्यूरोलॉजी का किसी प्रकार का रोल रहता है? और एक माता पिता को अगर कोई रोल रहता है तो डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? वो कौन सी चीज़ है जो एक आम माता पिता उसको समझे और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचे इलाज के लिए? देखिए, बच्चों में देरी से बोलना जो होता है, जनरली बच्चा 1 साल के अंदर अंदर कुछ शब्द बोलना चालू कर देता है और कभी कभी वो मम्मी पापा कुछ अधूरा सेंटेंस भी 1 साल पे बोल देते हैं। अगर 1.5 साल या 2 साल के बाद भी अगर वो बोलना चालू नहीं करता है तो ये एक चिंता का विषय हो जाता है और उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है। उसमें सबसे पहले हार्मोन स्टडी, कई बार एक सिंपल थायराइड की जो बीमारी होती है माँ को होती है, बच्चों को भी हो सकती है, और बच्चा हाइपोथायराइड होता है तो उसका विकास हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से रुका होता है, तो वो ग्रास्प नहीं कर पाता है, तो बोल ही नहीं पाता है। बोलना हमेशा उसकी ग्रास्पिंग पावर, उसकी अटेंशन बच्चे की कितनी है, तो बच्चा सुस्त रहता है, सीखता नहीं है प्रॉपर, तो डिले हो जाता है और बोलना का 2 साल तक भी वो नहीं बोलता है। ऐसे में डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि उसका हार्मोन स्टडी की जाए। प्लस अगर उसके पैर और हाथ में भी कोई कमजोरी हो तो फिर ये MRI या CT स्कैन के थ्रू भी अपन कारण पता लगा जा सकते हैं, और जल्दी दिखाने से जल्दी कारण पता लगेगा तो उसका इलाज से वो प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है। जो दंपति माता पिता बनने की प्लानिंग करते हैं उनके लिए न्यूरोलॉजी संबंधी कोई आगे जाकर के दिक्कत नहीं आए, क्या उनको आप इस संबंध में कोई राय देना चाहेंगे? देखिए, कई सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती है, तो न्यूरोलॉजी मतलब जो दंपति या तो पहली बार माता पिता बनने जा रहे हैं तो अगर उनके कोई जेनेटिक डिजीज़ हो परिवार में तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि कई सारी जेनेटिक बीमारियां परिवार में चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जो भी अगर परिवार में कोई डिजीज़ होती है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट से जाके सलाह ले सकते हैं कि यह बीमारी आगे जेनेटिकली ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी। अगर जेनेटिकली ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं तो आगे परिवार बढ़ाने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि वो बीमारी ठीक लाइलाज होती है और उसका जब इलाज नहीं होता है तो बड़ी दुखदाई होती है। कई सारे जेनेटिक डिजीज़ होती है जो परिवारों में होती है, तो जिस भी परिवार में कोई जेनेटिक डिजीज़ हो, डॉक्टर से सलाह करके बात की जा सकती है कि ये जेनेटिक डिजीज़ आगे ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी, और होगी तो फिर इसके आगे फर्दर पीढ़ी बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं। ये एक जो बीमारी होती है जिसको मानसिक रोग कहते हैं, क्या मानसिक रोग भी न्यूरोलॉजी में या न्यूरोलॉजी भी मानसिक रोग में हो सकती है? तो इन दो चीज़ों को कैसे अलग अलग करके देखा जाए? देखिए, जैसा आपने बोला कि मानसिक मतलब मन की बीमारी, तो न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की बीमारी है, और मानसिक जो बीमारी है वो सोचने की बीमारी है। तो अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, निराशावादी रहते हैं बिना किसी कारण से, तो ये मानसिक रोगी में आता है। डिप्रेशन जैसे अपने आप में एक मानसिक बीमारी है, और हेलुसिनेशन जैसे किसी को कुछ दिखता है, किसी के बारे में नेगेटिव सोचता है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, नींद नहीं आना है, तो ये मानसिक बीमारियों के लक्षण हैं। पर कभी कभी कई सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में भी मानसिक लक्षण पाए जाते हैं। तो जब भी कभी कोई ऐसे लक्षण होते हैं नेगेटिव सोचने के भी, तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जनरल फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर को। तो नींद नहीं आना, मन की चिंता होना, नेगेटिव सोचना और कुछ का कुछ दिखना जो एक्चुअल में होता भी नहीं है, तो ये मानसिक बीमारियों के लक्षण होते हैं।
पर कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में भी पाए जाते हैं। जैसे एडवांस एज में डिमेंशिया एक बुज़ुर्गों की बीमारी है, जो कि अपन याददाश्त की कमी कहते हैं। इतनी याददाश्त की कमी कि आपका रूटीन प्रभावित हो जाता है कि आप घर वालों के नाम भी भूल जाते हैं। जी। तो उस समय उस व्यक्ति को ऐसे हेलुसिनेशन होते हैं कि घर के बाहर कोई खड़ा नहीं होता तो भी उनको दिखता है कि वो कोई खड़े हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरे ही बारे में सोच रहे हैं वो दोनों या वो लोग। तो ओल्ड एज में ऐसी बीमारियां होती है जो कि डिमेंशिया के लक्षण होते हैं। और अगर डिमेंशिया जो कि याददाश्त की कमी की बीमारी होती है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये जो मानसिक रोग है, इसको साधारणतया समाज में अलग निगाह से देखा जाता है। तो क्या वो बीमार न्यूरोलॉजिस्ट के पास आ जाते हैं? और अगर वो आते हैं तो क्या आप फिर उनको साइकेट्रिस्ट की राय लेने के लिए या मानसिक रोग विशेषज्ञ की राय लेने के लिए भेजते हैं? बिल्कुल, जो मानसिक रोगी होते हैं जैसे कि डिप्रेशन है और नींद की कमी वाले बीमार वाले मरीज़ होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग वाले मरीज़ होते हैं, ये न्यूरोलॉजिस्ट के पास आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भारत देश में ये एक संकीर्ण धारा बन चुकी होती है कि मानसिक डॉक्टर के पास वो लोग नहीं जाना पसंद करते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट के पास आ जाते हैं। जबकि पश्चिम देशों में, अमेरिका और उनमें मानसिक जो मरीज़ होते हैं वो मानसिक डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो जब ऐसे मरीज हमारे पास आ जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो न्यूरोलॉजिस्ट उनका डायग्नोस करके अगर कोई उनको अंडरलाइन न्यूरोलॉजिक डिजीज़ नहीं होती है तो उनको साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं। सर, एक बहुत साधारण बीमारी है जिसको हम मिर्गी कहते हैं। उस मिर्गी के जो बीमार हैं वो यत्र तत्र भटकते रहते हैं और जो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, न्यूरोलॉजी की बीमारी है, उसकी जांच होनी चाहिए, वहाँ नहीं जा कर के वो कभी किसी धर्मस्थल पे जा कर के बैठेंगे या कभी कुछ और चीज़ें करेंगे। वो क्या चीज़ें हैं जो वो करते हैं और उनको कब एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास या एक चिकित्सक के पास आना चाहिए? देखिए, मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है, ये सबको मानना पड़ेगा। ये एक मानसिक रोग, भूत प्रेत, ऊपरी हवा, भाव आना, ऐसा कुछ नहीं है। मिर्गी के रोगी को सबसे बड़ी बात है, जब ये न्यूरोलॉजिकल विकार है तो इसमें जब वो दौरा आता है तो वो जान ले सकता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। एक दौरा जिसमें व्यक्ति कड़क हो जाता है, दांत बीच देता है, झाग आते हैं, खून भी आ सकते हैं कभी मुंह से जीभ कटने की वजह से। आप सोचिए कि इतना कड़क कि जैसे उसके अंदर कोई घुस गया हो, और अगर वो 5 मिनट 10 मिनट तक ऐसे ही रहेगा तो उस शरीर का क्या हाल होगा। तो इसीलिए उसको इमीडिएटली नज़दीक के अस्पताल में ले जाके उस दौरे को कंट्रोल करना आवश्यक है, न कि कोई धार्मिक स्थल पर ले जाके उसका इलाज कराना चाहिए। क्योंकि ये कोई प्रेत आत्मा या ऊपरी हवा या कोई तांत्रिक वाली बीमारी नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसका इलाज अत्यंत आवश्यक है। आज भी अपने देश में पढ़े लिखे लोग भी, और गाँव में तो है ही, अंधविश्वास की पराकाष्ठा है कि प्याज सुंघाया जाता है, गंदा से गंदा कहते हैं कि जूता या मोजा सुंघाते हैं लोग। ये दौरा आता है तो उसके दांत खोलने की कोशिश की जाती है, मुंह में कुछ फंसाने की कोशिश की जाती है, चम्मच या चाकू या कपड़ा मुंह में डाल के, ताकि उसका। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पर आज भी इवन शहरों में भी जब भी दौरा आता हो तो हाथ में कुछ रखते हैं लोहे की कि करंट आ रहा होता है अर्थ देने के हिसाब से। जो ये मानसिकता है ये अपन को बदलनी पड़ेगी। सबसे बेस्ट इलाज उसका यही होता है कि उसके गले में अगर टाई या कोई कपड़ा हो तो उसका गले खोल दिया जाए ताकि उसको सांस ले सके वो सबसे पहले, और उसका मुंह खुला हो, झाग साफ करें ताकि हवा लगे, और ये 1 या 2 मिनट में वो दौरा स्वतः ही ठीक हो जाता है। उसको सुरक्षित स्थान पर लेटाया जाता है, और जब ये दौरा ख़त्म हो जाए या नहीं हो, नज़दीक के अस्पताल में, चाहे वो PHC भी हो, और डाइजेपाम का इंजेक्शन, नींद का इंजेक्शन मान सकते हो उसको, ताकि वो बॉडी कड़क होनी, रिलैक्स हो जाए। सबसे पहले यही इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट है कहीं पे भी।
डाइजेपाम का इंजेक्शन, और कई बार 1 या 2 मिनट में स्वतः ही ठीक हो जाता है, पर वो दोबारा आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, इसलिए एक बार चिकित्सक के पास नज़दीक में ज़रूर ले जाना चाहिए। और ये जो भी प्याज सूंघाना, गंदी चीज़ उसको सूंघाना, जूते, मोजे, मंदिर मस्जिद ले जाना, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचिए कि दौरा अनवरत में चला गया, जिसको कि हमारी भाषा में स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं, जी जी। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, उसमें 30% मोर्टेलिटी, मतलब 30% लोग ये अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो इसलिए मिर्गी को जानना अत्यंत आवश्यक है। सर, एक न्यूरोपैथी करके शब्द कई बार सुनने को मिलता है, तो थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं उनको न्यूरोपैथी के बारे में बताएं। बिल्कुल सही। न्यूरोपैथी, देखिए जो नर्व्स होती है, तंत्रिकाएं, पेरिफेरल, जो पैरों और हाथ में होती है, पेरिफेरल नर्व्स, तो नर्व की बीमारी को अपन न्यूरोपैथी बोलते हैं। मसल्स की बीमारी को अपन मायोपैथी बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी को माइलोपैथी बोलते हैं। तो न्यूरोपैथी जो होती है, वो नर्व्स जो होती है, तंत्रिकाएं, शुरुआत इसमें सुन्नपन से, जलन से, चींटियाँ काटे जैसा उंगलियों में होना, पैरों के तलवों में होना, जलन होना, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे गद्दे पे चल रहे हैं, रुई के गद्दे पे चल रहे हैं, फर्श का फील नहीं होना प्रॉपरली, या फर्श को असामान्य ज़्यादा फील होना, न्यूरोपैथी के लक्षण होते हैं। और कभी कभी चोट लग जाए तो अपन को महसूस नहीं होता है, पैर में कांटा चुभ गया पता नहीं लगता है, ये सारे न्यूरोपैथी के लक्षण होते हैं। सबसे कॉमन कारण न्यूरोपैथी का हमारे देश में डायबिटीज़ है, सबसे कॉमन कारण है। जी जी। आजकल B12, विटामिन B12 की जो कमी है, उसमें भी काफ़ी न्यूरोपैथी के केसेस डेवलप हो रहे हैं। लंबे समय B12 की कमी होने से न्यूरोपैथी हो रही है। और भी कई सारे कमियां हैं, जैसे खून की कमी हो किसी को, एनीमिया, उसमें न्यूरोपैथी होती है। लेप्रेसी एक कुष्ठ रोग है, उसमें न्यूरोपैथी होती है। आजकल कुष्ठ रोग के मरीज कम पाए जा रहे हैं, जब से भारत सरकार के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है अभियान के तौर पे। तो लेप्रेसी है, विटामिन B12 की कमी है, डायबिटीज़ है, और कई सारे टॉक्सिन्स हैं जो अपन पता भी नहीं रहता है, एक्सपोजर, तो एनवायरमेंटल टॉक्सिन, उसकी वजह से, जैसे आर्सेनिक है, कुछ पर्टिकुलर बेल्ट है, जिससे आप भीलवाड़ा साइड में जाएंगे तो वहाँ आर्सेनिक न्यूरोपैथी बड़ी कॉमन आती है, उस बेल्ट से जरूर भी आती है। सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सार गर्भित और बहुत ही अच्छे ज्ञान को साझा किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।